जैसलमेर के डंपिंग ग्राउंड में दूर दूर तक गायें मरी पड़ी हुई हैं। वो हैरत अंगेज था, और खासतौर से एक ऐसी सरकार के तहत जो अपने आप को गोवंश के रक्षक के तौर पर पेश करती है, और जिन्हें गायों को बचाने के लिए मुसलमानों की इस देश में इन लोगों ने हत्याएं की हैं। गोरक्षकों के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, झुंड के झुंड सक्रिय हैं, और इनकी सरकारें गौशालाएं चलाने के लिए कुछ पैसे, अपर्याप्त ही सही लेकिन कुछ पैसे का इंतजाम भी करती हैं। बहुत से लोग उससे जुड़े हुए हैं। इस सब के बावजूद 500 से ज्यादा गायें मरी पड़ी हुई हैं वहां पर, सड़ रही हैं, और मीडिया में खबर थोड़ी थोड़ी है, बाकी गायब है। ये सब क्या हो रहा है शीतल जी? ये तो कुछ मैं, जो मेरे बारे में माना जाता है कि मैं हर चीज की समीक्षा कर देता हूं, मैं इसकी समीक्षा कर पाने में असमर्थ हूं। मतलब ये जब कल आपसे बात हुई उस समय मेरे पास ये वीडियो आया था, मैंने एक पोस्ट में इसको डाला था। जी जी। तो इसके पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी गौशालाओं के बारे में मिलती जुलती खबरें आई हैं कि वहाँ इस तरह के पशुओं को हम पाते हैं कि चारा पानी और व्यवस्था न होने से बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु होती है। गौशालाएं खुल तो जाती हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था के नाम पे जो व्यवस्थापक होते हैं जनरली कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ ठीक होंगी, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वो सरकार से अनुदान या निजी लोगों के दान वगैरह को हड़पने के, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर मामलों में होता है। जी जी। धार्मिक मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में, सब जगह हम पाते हैं कि इस तरह के शार्क सामने आते हैं जो इन सब चीज़ों से पैसे बनाते हैं और इन पशुओं को इतने निर्मम हालात में रखते हैं कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है। उनका वध हो जाने पर तो उनको एक क्षणिक या थोड़े वक्त के लिए तकलीफ होती है, लेकिन ये जो तड़पा के मारने वाली हालत है जो ज्यादातर गौशालाओं में है। उत्तर प्रदेश में चूंकि मेरे पास एक फार्म हाउस था जो नहीं है, वहां पर उसके बगल में एक सरकारी गौशाला है, तो वहां पर था कि चारे के अभाव में वहां कुत्ते और सियारों के ऐसे झुंड पैदा हो गए थे जो बछड़े वगैरह थे वहां फेंक जाते थे वहां, क्योंकि किसान कैसे पाले, किसान के लिए मेल गाय को, मेल मतलब उसके बछड़े को पालना फायदे का सौदा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नहीं रहा है जहां सरकारें इस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो वहां ये होती उनको जी कुत्ते और सियार वगैरह नोच के खाते थे, खा लिए जाते थे वो। और उसके अलावा बूढ़ी और अशक्त गायों को हमने वहां तड़प तड़प के मरते हुए हमेशा देखा, और बदबू फैली रहती थी, अजब सा बुरा हाल। तो ये जो पूरा प्रसंग है, इस पर इसीलिए मैंने आपसे कल जब बात हुई तो मुझे लगा कि हम भी इस पर बात करें, जरा इसको देखें कि ये गाय के नाम पर राजनीति करना और दरअसल इस मामले को लेकर कोई किसी हल तक पहुंचना जिसमें पशुओं को यातना देना और इस तरह से मरने के लिए छोड़ देना और ये सब शामिल न हो। दूसरी ओर इस तरह की सेंसिटिविटी है हमारे समाज में, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि हमारे पास असंख्य रिपोर्ट्स हैं और बहुत सारे अध्ययन इसके हुए हैं, वो डिटेल्स मौजूद हैं। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने जो सरकार से सवाल करते हैं और लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं, उन्होंने इस पर रिपोर्ट्स की हैं कि सैकड़ों लोगों को इस आरोप में मारा गया है कि वो गौवंश से जुड़े शरीर व्यापार में संलग्न है। अब वो थे या नहीं थे, ऐसे बहुत से मामले आए जिसमें झूठे मामलों में मारा गया और बहुत से मामलों में उस व्यापार में थे, इस वजह से उन्हें आपराधिक गिरोहों ने, जो खुलेआम जिनको सरकारी संरक्षा प्राप्त है, गैर कानूनी तरीके से लोगों को मारा काटा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो रेफरेंस के लिए उपलब्ध हैं। ये जो मामला है इस पर मैंने कोशिश की, जब से आपसे बात हुई, एक भी मुझे अध्ययन पूरे देश में किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का नहीं मिला, किसी यूनिवर्सिटी का नहीं मिला, जिसने इस पूरे मामले की उस तरह से विस्तारित पड़ताल की हो जैसे आप लोग करते हैं सामाजिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में और अन्य मामलों में भी। यानी एक अध्ययन तक मौजूद नहीं है कि ये जो चीज आप कह रहे हैं, राजनीति में जिसको सेक रहे हैं, आपने इसके लिए कोई काम अध्ययन किया है कि ये इसका हल क्या होगा?
ये एक 11-12 बिलियन डॉलर का हमारे देश में पशुओं की चमड़े, हड्डी और उनके मांस का व्यापार है। भारत इसके सबसे बड़े निर्यातकों में से दुनिया में एक है। उसमें चोरी होती है खुलेआम, सारी दुनिया जानती है। सारे जितने बड़े बूचड़खाने निर्यात करते हैं उसमें मुसलमानों की संख्या कम है और उसमें हिंदू व्यापारियों की संख्या ज्यादा है। जैसे हर व्यापार में हिंदू व्यापारियों की संख्या तुलनात्मक रूप में ज्यादा है, इस धंधे में भी उन्हीं का प्रभुत्व है। शीतल जी, शीतल जी, आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले एक बात मैं दर्ज कर दूं यहाँ पे, तो पहले मतलब हम लोगों की चर्चा के शुरू में दर्ज होनी जरूरी है जी। इसमें दलील ये दी जा रही है कि कोई ठेकेदार था जिसने ठेका लिया था कि वो मरे हुए पशुओं को ठिकाने लगाएगा। उसने ठिकाने लगाने की बजाय डंप में वो मरी हुई गायें फेंक दी। अच्छा, ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है, झूठ लगती है ये बात, ये कि आप 500 मरी हुई गायें एक साथ एक जगह तो मिली नहीं होंगी। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां 500 गायें हों मर जाएं। या तो कोई गौशाला है जहां 500 गायें मर गई, या 2-3 गौशालाएं हैं जहां पे 500 गायें मर गई। ये दरअसल ये एक मुद्दा ऐसा है कि ये 500 गायें कहां से आई और वो मर गई, और उसको एक ठेकेदार ने एक डंप में खुले में छोड़ दिया, उसको खुले में छोड़ दिया, और वो इसी तरीके से पड़ी नहीं। तो इसकी जो लीपापोती हुई है उसमें है, ये लीपापोती भी अभूतपूर्व है जी। ये जैसा मैंने कहा, ये पहला है ना आखिरी मामला है। हाँ, असंख्य गौशालाओं में यही स्थिति है। और सबसे बड़ी समस्या वहां ये होती है कि पहले तो इन पशुओं को ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नीति, जिन लोगों ने इसको राजनीतिक नीति में बदला है, उन्होंने कोई इसके लिए नीति नहीं बनाई, अध्ययन नहीं किया, जिस पे मैं आ रहा हूं कि इन पशुओं का आखिर होगा क्या। आपने एक नारा दे दिया, उससे वोट ले लिए, लोगों को उल्लू बना दिया, लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण कर दिया, लेकिन आपने इसकी क्या व्यवस्था की? उत्तर प्रदेश में 26 से 30 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन का कुछ इस तरह से शालाओं को मिलता है। क्षेत्रों के गांव जो उसमें होती है ग्राम सभा की, ऐसी जमीनों पर 3-4 लोग इस 30 रुपए को भी बांट लेते हैं आपस में। 2-3 रुपए का चारा कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। सिर्फ कुछ ही गौशालाएं हैं जिनके आसपास इस तरह से चारे उत्पादन की व्यवस्था है कि वहां हरा चारा वगैरह बो दिया गया है तो उनको मिल जाए, वरना ज्यादातर जगहों पर न पानी है न चारा है। और टीन के शेड वेड बन गए हैं थोड़े बहुत, उसके नीचे इस गर्मी में आप सोचिए 48 डिग्री में जो पशु होंगे उनका क्या हाल होगा। खुले में है वो, एकदम खुले में। और होता क्या है कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या है, गाय पलती है भारत में दूध के लिए, और दूध के बाद वो मांस के लिए जाती थी। नॉर्मल कोर्स ये था। उसमें दलित जातियों के लोग क्या करते थे, मरे हुए पशुओं का चमड़ा निकालते थे। जब से इस तरह की ये राइट विंग सरकार दिल्ली में आई है और इसकी सहयोगी सरकारें राज्यों में आई हैं, कथित डबल इंजन की, ऐसे गुंडे गिरोह पैदा हो चुके हैं जिन्होंने दलितों को, बहुत जगह दलितों पर अत्याचार करके उनको ये मरे हुए पशुओं की खाल उतारने के धंधे से विमुख कर दिया। धीरे धीरे दलितों ने सबको प्रकृति के हवाले कर दिया। ऐसे ही आपने मुसलमानों के साथ किया, और नतीजा ये हुआ कि अब इनका कोई देखने वाला नहीं है। बछड़ा पैदा होते ही हर गाय में, मेरे पास खुद गाय पली हुई, मैं गांव में रहता हूँ, अगर बछड़ा पैदा हो जाए तो मैं जानता हूं कि उसका कोई उपयोग नहीं बताते। होता है गांव में, सब हिंदुओं का ही गांव है, सब सवर्ण है, सब गौ माता पूजक है, लेकिन बच्चा पैदा होते ही 3 महीने के भीतर उसको बछड़ा देना पड़ता है। तो अगर आप देशी गाय और नॉर्मल गाय है तो 3-4 महीने होते ही फिर उसको किसी दिन चोरी से ले जाके 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, दूर कहीं छोड़ के आते हैं। कई बार वो लौट आते हैं, कई बार वो कहीं इधर उधर। तो इस तरह से वो सड़कों पर, खेतों में इधर उधर आवारा पशुओं के रूप में घूम रहे हैं, रेवड़ के रेवड़। वैसे बहुत सारे अवैध रूप से गौ कटान होता है हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारे लोग गाय को खाते हैं, मांस खाते हैं, सस्ता मांस प्रोटीन का उनका सोर्स है। तो अवैध कटान के लिए बहुत सारे चोरी हो जाते हैं, पुलिस और कई लोग इसमें मिले रहते हैं। बहुत सारे इसमें से बांग्लादेश तक पार किए जाते हैं, तो वो एक अलग पूरा बड़ा तंत्र है। तो इसमें कई बार बीजेपी में काम करने वाले लोग भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये तंत्र है, इससे कुछ एक रोजी रोटी जुड़ी हुई है और इसका कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जो गौशालाएं हैं वो अपर्याप्त है।
क्योंकि ये पशु तो रेगुलर पैदा हो रहे हैं, हम्म, रेगुलर सड़क पे छोड़े जा रहे हैं, हम्म, और रेगुलर दूध के लिए इस्तेमाल करने के बाद बूढ़ी गाय भी छोड़ी जा रही है। हम्म, और इनको ठिकाने मतलब इनका क्या हो आखिर में, ये इंतजाम बहुत ही अपर्याप्त है, क्योंकि इसका कोई अध्ययन नहीं हुआ न हम्म, कोई। और इनके बारे में जो तय धारणा हो कि इनकी मौत होने पर इनको गाड़ दिया जाए जमीन, हम्म, या उनको जलाया जाए। जलाने के लिए तो बहुत लकड़ी उकड़ी चाहिए, वो सब व्यवस्था ही नहीं। जनरली क्या होता है, ये जो दफना गौशाला, देते हैं। गौहा इनमें खोद के जेसीबी आती है और मरी हुई गाय को उठाती है और एक खोदती है बड़ा सा, उसी में उसको डाल देती है, बहुत दिन तक बदबू आती रहती है। फिर दूसरा, तो ये सब जितने गौशालाएं हैं, इनके नीचे एक श्मशान गृह भी चल रहा है जिसमें उनकी लाशें दबी हुई, एक के ऊपर एक, और पूरा तरह से वातावरण में मीथेन, मतलब ये वातावरण को नुकसान कर रही हैं। इसके कोई डिस्पोजल का वैज्ञानिक, तार्किक, धार्मिक भी सही इस्तेमाल नहीं है। आपने फैसला करके इसको पब्लिक के हाल पे छोड़ दिया, और सिर्फ किसान इससे प्रताड़ित है, किसान इससे लूटा जा रहा है, परेशान है। कई बार उसको किसी केस में थाना वाना फंसा लेता है, या कोई शिकायत उकायत कर दे आपसी दुश्मनी में, तो घूस देते देते अलग परेशान होता है। तो ये जो स्थिति आप कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में खासकर, बिहार में तो उन्होंने एक फैसला लिया था, इसी के साथ साथ एक दूसरी चीज डेवलप कर रही है, वो नील गाय। उत्तर प्रदेश में नील गायों को, चूंकि गायों को मारना है तो नील गाय को भी मारना प्रतिबंधित है। नील गाय तो जंगली जानवर है, तो जंगल में, मतलब एक तरह से जंगल रहता तो सब मैदानों में ही है, तो वो बड़ी मात्रा में पैदा हो रहा है और इतनी तेज बढ़ता चला जा रहा है। और उसके साथ जंगली सुअर, उन्होंने दलमात कर दिया है उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से से। सचमुच क्या ये कुछ कर ही नहीं रही है, इन्होंने इंडस्ट्री कर ली है, वो 30 रुपए एक गाय पे रख के, जिसको भ्रष्टाचार खा जा रहा है। मान लिया कि समस्या सॉल्व हो गई, समस्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। अब आते हैं इसके नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो कल हम आपसे बात कर रहे थे। इधर बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में गाय का मीट खाने का प्रचलन है और परमिशन है, उत्तर पूर्व में भी है, वहां भी। हाँ, करीब 7-8 राज्यों में गौ मांस खाने में प्रतिबंध नहीं है। केरल है, तमिलनाडु है, बंगाल भी इसमें शामिल है। पूर्वी भारत के सारे राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर, ये सब, इन सब जगहों में। और ये भी है, बंगाल भी है। यहाँ क्या है, करीब 70% हिंदू गाय पालते हैं, 30% मुसलमान गाय पालते हैं, गौपालक के रूप में ये है। और इनका बकरीद पे क्या होता है, ये बैल पालते हैं और उसको बकरीद पे बेचते थे अब तक। अभी सरकार ने वहां से बदलते ही एक आदेश निकाल दिया, पुराने आदेश को नया करके निकाल दिया, जिसको पहले था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ा था कि आप 14 साल वाली गाय को इस मामले में बेच सकते हैं, मतलब भोजन के लिए, मांस के लिए 14 साल से ऊपर होनी चाहिए। जनरली ये जो बछड़े होते हैं 2-3 साल के, 1 साल के, 1.5 साल के, 4 साल के होते हैं, ये 14 साल तक कोई प्रतीक्षा नहीं करता। इस साल खरीदा, अगले साल बेचा वाला सिस्टम है। तो जो सिस्टम था वो ये था, इनके चमड़े का भी इस्तेमाल होता है, इनके मीट का इस्तेमाल हो जाता है, फिर इनके हड्डियों का इस्तेमाल होता है, सब चीजों का इस्तेमाल। एक मार्केट बनी हुई थी, 11-12 अरब डॉलर का इसका हमारा देश में व्यापार है। और बहुत सारा बांग्लादेश भी चला जाता है। बांग्लादेश, हमारे जो सुरक्षा बल लगे हुए हैं वहां से रिश्वत दे के सिस्टम बना रखा है लोगों ने, बहुत सारा एनिमल हमारे यहाँ से वहां चला जाता है। ये सब चल रहा है। अब ये फैसला होते ही क्या हुआ कि इस साल बंगाल के पशुपालक जो है, जिसमें ज्यादातर एक घोष जाति कहलाती है और अन्य है हिंदू, तो यादवों से मिलती जुलती जाती है, वो वहां इसलिए परेशान हो गए कि मुसलमानों ने इसकी प्रतिक्रिया में बीजेपी को वो न देते हुए, उनके ज्यादातर संगठनों ने ऐलान कर दिया कि हम लोग गाय की का वध नहीं करेंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, कुर्बानी गाय की इस ईद पर नहीं देंगे। और इसको मेरा ख्याल है 60-70% मुसलमान मान रहे हैं वहां। जो बीजेपी समर्थित एक मुस्लिम पार्टी निकली थी, जो तृणमूल से अलग होकर चुनाव में लड़ी थी, जो 2 जगह जीती वाली, उन्होंने सरकार के पक्ष में घोषणा की है कि नहीं, हम लोग कुर्बानी करेंगे, कौन रोकेगा, कौन, वही जैसे उग्र बातें वो बोलते हैं, जैसे बुलवाई जाती हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर ने एक फैसला ले लिया। इसके बाद दिल्ली में जमीयते उलेमा हिंद और अन्य बड़े संगठनों ने, जिनका देश के मुसलमानों के ज्यादा हिस्से में प्रभाव है, सरकार से मांग की कि गाय को, क्योंकि धार्मिक भावनाएं हैं हमारे हिंदू भाइयों की, तो इसको राष्ट्रीय पशु ऐलान कर दीजिए, और मुसलमान इसको कहीं क्यों खाएंगे और कोई भी क्यों खाएगा।
इसको आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। हुँ, तो उन्होंने ये कह के एकाएक जो है और मुसलमानों को उन्होंने चेतावनी दे दी कि इससे संबंधित किसी भी काम में आप लोग कहीं भी हस्तक्षेप न करें। ईसाइयों के भी संगठनों ने कह दिया। अब इससे बीजेपी और आरएसएस के लोग मुश्किल में पड़ गए हैं कि वो तो इसके ऊपर राजनीति करते थे। अब मुसलमान और ईसाई अगर इसका अपनी ओर से कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, तो बोले क्या? तो घुमा फिरा के लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो हमारी माता है, राष्ट्रीय पशु कैसे हो सकता है? ये तर्क दे रहे हैं। तो वो ये भी कह देंगे तो माता ही घोषित कर दो यार। ऐसी कहो उसकी संरक्षा करना। लेकिन ये तो बताओ कि इनकी संरक्षा कैसे करोगे? इसका कोई बजट है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर? इसके लिए जमीन है क्या? इसके लिए स्टाफ है क्या? इसके लिए कोई अध्ययन हुआ है क्या? ये इतने सारे पशुओं का करोगे क्या और कैसे करोगे? ये मैं ढूंढता रह गया गूगल पे, मुझे कोई अध्ययन ही नहीं मिला। टूटे फूटे इधर उधर के डायलॉग जैसे दक्षिण पंथियों में होते हैं, कोई चीज सिलसिलेवार और कोई जुमलेबाजी, जुमलेबाजी और राजनीति और मुसलमानों पे दोष किसी तरह से डालना और उनको गलत ठहराना, उनको गंदा बताना, बस इसके अलावा कहीं कुछ उपलब्धि नहीं है। तो आप इतना बड़ा तूल कलाम खड़ा करते हैं। और अब तो अच्छा है कि वो शंकराचार्य जो ज्यादा बोलते रहते हैं, यूपी सरकार पे तो एकदम कुपित ही है। उन्होंने कहा है कि भाई जब ईसाई तैयार हैं, मुसलमान तैयार हैं, ये सरकार तो गाय के नाम पे आई है, ये क्यों नहीं इसके लिए कुछ करती, तुरंत करती, गौवध खत्म करे इस देश में। और ये वो उनका वो शुरू हो गया। कुल मिला जुला के स्थिति ये है कि देश का किसान, देश की अर्थव्यवस्था और देश के पशु, ये सब खतरे में है और सिर्फ नंगी राजनीति, फूहड़ राजनीति हो रही है।